रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपनी जो एनटीपीसी की जॉब से उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला है। ये आपके सामने जो कटिंग दिख रही है अखबारों में आई हुई कटिंग है। आई होप सो कि सही हो सब कुछ। दूसरी बात, यहाँ पे जो डेट्स रखी गई हैं वो रखी गई हैं, अप्लीकेशन ओपनिंग की डेट है 14/9, मतलब 14 सितंबर से ओपन होगा फॉर्म भरना और 13 अक्टूबर तक चलेगा। एक महीने का समय आपके पास रहेगा और इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए यहाँ पे ओपनिंग्स हैं। और अभी डिटेल में हम देखते हैं इन ओपनिंग्स को, क्या रहेगा इसका मतलब कितने ओपनिंग्स हैं और उसके बाद क्या इसमें बढ़ने की भी संभावना है। और जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है, मैं सभी बच्चों को आगाह कर दूँ, इसका फॉर्म आप जितनी जल्दी भरें उतना ज़्यादा बेटर है। आखिरी समय में बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन होता है और जैसा पिछली बार देखा गया था एनटीपीसी के फॉर्म जब आए थे 1 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पे लोग फॉर्म भरे थे और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट सबसे पहले लिखा हुआ है, शॉर्ट नोटिस आप कह सकते हैं। डिटेल में हो सकता है कुछ दिनों में आपको पूरी फुल नोटिस देखने को मिले। तो इसमें ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसका जो पे लेवल है इनका, जैसे ऊपर के दो हैं वो 6 पे लेवल के हैं, नीचे के जो 3 हैं वो 5th पे लेवल के हैं। तो 6 पे लेवल का जो यहाँ पे इनिशियल पे होता है 35,400 होता है। अगर देखा जाए पूरा डीए एचआरए और सारी चीज़ें मिला करके तो 60+ के आसपास जो सैलरी है वो बनती है। वहीं नीचे 29,200 की पे के आसपास है, तो उससे थोड़ा नीचे रहेगा ये। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, जैसे पहला जो टिकट सुपरवाइजर उसके लिए B2 अभी देखेंगे, B2 A2 इन सब का मतलब क्या है। फिर बीच के जो 2 हैं जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स मास्टर, उनके लिए A2 और आखिरी के जो 2 हैं उनके लिए C2, मतलब इस क्राइटेरिया में रहेंगे। एज देखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, उसका एक बात ये भी है कि इसमें जो एज है वो काउंट होगी 1/1/2025 से, मतलब अगले साल 2025 से एज आपकी काउंट होगी। तो उस समय तक अगर आप 18 से 36 साल के रहेंगे, ये क्राइटेरिया देखिए कितना बड़ा है इसका। जनरली जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की, बैंक, एसएससी की, तो वो 18 से 28 या 21 से आपकी 31 या 30 साल तक रहती है। इसमें अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी की जो बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 36 साल की यहाँ पे एज की लिमिट है। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी जैसे टिकट सुपरवाइज़र की 1736, दूसरी स्टेशन मास्टर की 994 और गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144, सबसे ज़्यादा इसकी वैकेंसीज़ हैं। फिर 1507 हैं टाइपिस्ट की, ऐसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, फिर 732 है सीनियर क्लर्क की। तो टोटल 8113 वैकेंसीज़ अभी हाल फिलहाल में हैं। इसमें अपर एज जो रिलैक्सेशन है वो वैसे ही है जैसे आपको हर एक सरकारी नौकरी में मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो एज है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे फिर बात करें कि यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन है CN 5/2024 ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, फिर 6/2024 है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। इसका जो फॉर्म ओपनिंग डेट है वो 21 सितंबर है और क्लोजिंग डेट है 20/10/2024, मतलब आगे पीछे फॉर्म एक हफ्ते में ओपन होंगे और क्लोज होंगे। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है 3 पे लेवल की, फिर है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है 2 पे लेवल की, फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी पे लेवल 2 है, ट्रेन क्लर्क 2 पे लेवल की है। इनका आप देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे क्या होगा, मतलब जैसे 19,900 वाली है तो मेरे ख्याल से ये आगे चल करके ये 40,000 के आसपास इसकी जो फाइनल इन हैंड सैलरी होती है वो बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी आपको दिया गया है कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इसमें जो एज लिमिट है वो भी ऐसा नहीं कि इसमें कम है, 18 से 33 साल तक की है। और इसमें 2022 वैकेंसीज़ हैं टिकट क्लर्क की, 361 हैं अकाउंट क्लर्क की, 990 हैं जूनियर क्लर्क की और 72 हैं ट्रेन क्लर्क। टोटल 3,445 वैकेंसीज़ हैं। तो पहले 8,113 वैकेंसी, उसके बाद 3,445 वैकेंसी ऐड कर लीजिए तो ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 11,558 वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में। उम्मीद तो ये करी जा रही थी कि ये जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो 20,000 से प्लस होगी। जैसे पहले मेरे ख्याल से 2015 में जब आई थी तो उस समय जो वैकेंसीज़ की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो शायद 40 या 50,000 के आसपास जो वैकेंसीज़ थी टोटल थी, बहुत फॉर्म भरे गए थे उसमें। खैर मैंने भी फॉर्म भरा था उसमें, लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2 सब क्लियर कर लिया था। तो इसमें अगर एज जो आपको बताई जा रही हो, अब मैंने आपको बता ही दिया 1/1/2025 से काउंट होगी कि इस दिन तक आप 18 साल के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 36 या 33 साल के होने चाहिए।
वहीं मेडिकल फिटनेस की बात करें तो जो मैं A1 A2 की बात कर रहा था तो यहाँ लिखा है, जैसे A2 का मतलब फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, मतलब फिजिकली फिट को होना चाहिए सब तरह से। डिस्टेंट विजन की बात करें तो 6/9 या 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। A2 की बात हो रही है। A2 किस में है, जैसे ऊपर की पोस्ट थी ना, जैसे ये स्टेशन मास्टर की थी और गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी जिसमें आँख का बहुत रोल होता है, तो उसमें विदाउट ग्लासेस है, इसमें फॉगिंग टेस्ट है फिलहाल नहीं होगा। नियर विज़न के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ब्लाइंड वगैरह नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई लेजिक सर्जरी आपकी नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोग लेजिक सर्जरी करा लेते हैं, आँख कमज़ोर रहती है जिससे वो उनको लगता है कि चश्मा हट जाएगा तो पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है मेडिकल टेस्ट में, तो ये सर्जरी नहीं होनी चाहिए। A3 की बात करें तो फिजिकली फिट होना चाहिए, फिर इसमें डिस्टेंट विजन 6/9 6/9 होनी चाहिए, और इसमें जो बताया जा रहा है कि विद और विदाउट ग्लासेस है, मतलब जो A3 वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेन कलर का है, तो इसमें विद और विदाउट ग्लासेस दोनों चलेगा, कि ग्लास के साथ या बिना ग्लास के साथ। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस करें कि बस 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेंस की जो पावर होती है ना डायोप्टर नापी जाती है, तो करें 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी वही सारी चीज़ें इसमें भी है, नाइट विजन, मायोपिक विजन और सारी चीज़ें। लेजिक सर्जरी के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है। B2 की बात करें, जो कि आप देखेंगे ऊपर की जो पोस्ट हैं, जैसे B2 देखने को मिला था, ये कॉमर्शियल क्लर्क वगैरह जो था इसमें, तो इसमें 6/9 या 6/12 की विजन होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, और इसमें जो विज़न है वो मतलब जो पावर है 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ वही है। C2 की बात करें तो विज़न 6/12 होनी चाहिए, नील विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन, वो सारी चीज़ें हैं, इसमें पावर की भी बात नहीं है। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो फिजिकली फिट तो आपको ऑल रिस्पेक्ट में होना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बाकी बीमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप ड्यूटी ना कर पाएँ। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो आँख वाला इसमें मेन काम रहता है, रेलवे की जो भी पोस्ट होती हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 5/2024 मतलब जो ग्रेजुएट पोस्ट हैं, और 6/2024 जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं, ये बताया जा रहा है कि इनको लेकर के जो डिटेल है वो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं RRB की, उस पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये डिटेल अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि आप इनकी जो ओपनिंग फॉर्म डेट भी देख रहे हैं ना, 14 सितंबर और आपकी 20-21 सितंबर है, तो उसके आसपास या एक हफ्ते पहले जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो अपलोड होगा। रिजर्वेशन इसमें जो लिखा हुआ है कि जो जैसा रहता है वो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे आपको सरकारी नौकरी में देखने को मिलता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ के देना पड़ेगा। आपको पता होगा कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है, एक होता है आपका Tier 1 कह सकते हैं, या स्टेज 1 इसमें कहते हैं। तो स्टेज 1 आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेज 2 आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 पास करने के बाद, वो भी आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव ही होता है, और कंप्यूटर बेस्ड दोनों ही होते हैं। दोनों में मैथ, रीजनिंग और GS पूछा जाता है, इंग्लिश इसमें नहीं रहता है, तो दोनों में यही रहता है। दोनों पास करेंगे, उसके बाद फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, या फिर जिनका टाइपिंग का टेस्ट है वो टाइपिंग का टेस्ट होगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, उसके बाद आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है। अगर फॉर्म फिल की बात है तो इसमें उसकी जो फीस है वो 500 रुपये, और ये भी कहा जा रहा है कि 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब आप CBT के लिए अपीयर करेंगे। मतलब जो केवल देखने के लिए फॉर्म भरना चाहती है, ये थोड़ा इसलिए कहा जा रहा है ना कि मतलब भर देते हैं लोग, बहुत सारे लोग जोश में आकर के, लेकिन फिर एग्ज़ाम देने जाते नहीं हैं, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि 500 रुपये लिया जाएगा। 400 रुपये अगर आप अपीयर होंगे एग्ज़ाम के लिए तो वो रिफ़ंड हो जाएंगे। बाकी के लिए ये जो फॉर्म फीस है वो 250 रुपये है, और ये इनके 250 रुपये, जैसे SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ या EBC वाले जो हैं, इनके लिए 250 रुपये फ़ीस है, वो पूरी रिफ़ंड हो जाएगी जब वो CBT के लिए अपीयर होंगे। ओके, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा उसके बारे में भी डिटेल, जो मैं आपको जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 सारी बातें बता रहा था, वो भी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको पता होगा कि RRB के लिए जब अप्लाई करते हैं, नहीं पता हो तो बता दूं कि आपको जोन वाइज ऐसा अप्लाई करना पड़ता है, जैसे आप कौन से जगह से अप्लाई करें। इसका ऐसा सेंट्रल नहीं होगा कि आप एक जगह अप्लाई करेंगे फिर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको अलग अलग जोन ऐसा मिल जाएगा। तो जैसे ये सारे आपके RRBs के पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसी में ही आपके एग्ज़ाम होते हैं। आपका जब सिलेक्शन होगा तो इसी में, जैसे आपने गोरखपुर RRB से फॉर्म भरा है तो गोरखपुर में ही, गोरखपुर RRB के अंतर्गत जो आते होंगे वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कुछ सेंटर ऐसे होते हैं या कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है,
कुछ जगह कट ऑफ काफ़ी लो रहता है, लेकिन वो डिपेंड इस पे भी करता है कि हर एक जोन से कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं। जैसे जब पिछली बार हम लोगों ने भरा था तब प्रयागराज जैसे जोन था, चेन्नई जोन था, तो उनका कट ऑफ काफ़ी हाई था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो इस वजह से वहाँ पे क्योंकि फॉर्म भी काफ़ी भरे जा रहे थे, इलाहाबाद होने की वजह से वहाँ पे जो बिहार के बच्चे वो भी आ रहे थे, यूपी वाले तो थे ही थे, तो उस वजह से जो कट ऑफ था वो काफ़ी हाई था। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल एप्लीकेशन जब आएगी तो देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरियाज़ हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा क्या क्या आपको और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो सब भी आपको मिलेगा डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें। और इसमें ये भी बताया गया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही आरआरबी से फॉर्म फिलअप कर सकता है और एक ही उसका फॉर्म सबमिट भी होगा। मान लीजिए आपने सोचा कि नहीं नहीं हम तो स्मार्ट बन जाते हैं, 4 जगह से फॉर्म भर दें, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वही एक्सेप्ट होता है, वहीं से आपको देना रहेगा। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालें वो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्म भर दिया उसके बाद करें हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, हमारा ईमेल आईडी चेंज हो गया, वो दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो डेट लिखी गई है शॉर्ट नोटिफिकेशन में 7/9/2024 की यहाँ पे डेट लिखी गई है। तो इसी से मेरे को कई बार ऐसा होता है, फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता है सब लोग इसमें बना रहे हैं तो सही होगा, लेकिन इस तरह की नोटिफिकेशन जैसे पहले आ जाती हैं, आज तो 2 या 3 तारीख है, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सही होगा, और अगर सही है तो अच्छी बात है। अब अगर बात करें कि क्या इसमें वैकेंसीज़ बढ़ सकती हैं, तो पूरी उम्मीद है इसमें वैकेंसीज़ बढ़ने की। और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें जो वैकेंसीज़ होती हैं वो आखिरी के समय तक बढ़ती ही रहती हैं। तो हो सकता है कि जैसे अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया, आगे आने वाले समय में जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आए तो उसमें आपको कुछ जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ी हुई देखने को मिलें, और बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी तो आपके लिए ही बेटर है। एक अभी और न्यूज़ ऐसी आई थी कि जो रेलवे है, जैसे अभी आपको 1 साल में ऐसा मिल रहा है, तो ये भी न्यूज़ आई थी कि शायद रेलवे 3 या 4 साल में ऐसे एग्ज़ाम कराया करेगा। तो जैसे आपको अगर 44,000 50,000 जो वैकेंसीज़ थी तो अब 4 पार्ट में से डिवाइड होकर के मिला करेंगी। हो सकता है उसकी वजह से भी जो वैकेंसीज़ हों 11,558 इसी के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो एक बार में 1 साल में एक ही बार एग्ज़ाम कराएंगे तो वैकेंसीज़ पूरे बहुत चंक में आएंगी। 3-4 बार कराएंगे तो वही डिवाइड होकर के आएंगी, लेकिन उससे ये भी रहेगा कि आपको 3-4 बार चांस भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा वैकेंसीज़ के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बाकी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसमें फाइट बेटा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स बहुत होते हैं और इसमें इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट नहीं होता है, इस वजह से और यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ पे फ़ाइट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी पे स्केल है, रिप्यूटेड जॉब होती है रेलवे की। तो और इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, तो सभी लोग लगभग इसका फॉर्म भरते हैं। बाकी इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आरआरबीज़ पे मैं चेक करता रहूँगा, तो वो भी आपके सामने लेकर के आऊँगा कि आरआरबीज़ में जो नोटिफिकेशन आ रहा है डिटेल में, उसमें क्या कुछ और बदलाव हैं और क्या कुछ नई जानकारी उसमें दी गई है। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सभी लोगों को बाय।